आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है, होम रूल आंदोलन हुआ, इसके अलावा भारत में एक उत्तरदायी शासन की मांग जोरों पर चल रही थी। होम रूल आंदोलन के तहत तो सीधा बोला गया कि हमको अपना होम रूल दे दो, स्वशासन दे दो। तो अब जो है अंग्रेजों के समक्ष समस्या थी कि भारतीयों को किसी भी तरह से संतुष्ट किया जाए, नहीं तो ये लोग कोई बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो इसी के तहत मतलब कि भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए ही यह अधिनियम पारित किया गया था और इसमें जो है भारतीयों को काफ़ी रियायतें दी गई थी। हालांकि जितना बोला गया था उससे काफ़ी कम था। तो देखते हैं 1919 के अधिनियम के तहत क्या कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए थे। इस समय भारत सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला जाता है। इसके अलावा इसको मॉन्टफोर्ड भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू का मॉन्ट और चेम्सफोर्ड का फोर्ड, मॉन्टफोर्ड, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कुछ पॉइंट मैंने लिखा है उसको देख लेते हैं। भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो जो भारत सचिव था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इसने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि हमारी ब्रिटिश सरकार का एकमात्र उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और इस घोषणा के बाद भारत के लोगों में एक आशा जगी कि अब जो है ब्रिटेन हमको स्वशासन दे देगा, हमारा होम रूल दे देगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नवंबर 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड एवं अन्य सैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। मतलब जो भारत सचिव है वो भारत आता है कब? नवंबर 1917 में। वायसराय से मिलता है, चेम्सफोर्ड से, यहाँ दूसरे अधिकारियों से मिलता है, असैनिक अधिकारियों से, सैनिक अधिकारियों से और कुछ भारतीय नेताओं से मिलकर के विचार विमर्श करते हैं कि भाई किस तरह से प्रावधान किया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु एवं चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में एक समिति गठित की गई, एक समिति बनाया गया। इस समिति के सदस्यों के नाम ध्यान में रखेंगे आप लोग। इस समिति का काम क्या था? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान करना। मतलब इनका जो भी विचार है, जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है, जो विचार है, जो सुझाव दिए हैं मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने, यह समिति क्या है उसको एक प्रस्ताव बनाएगी, उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर उसको जो है संसद द्वारा पारित करवाया जाएगा। तो ये काम जो है इस अधिनियम समिति ने किया। 1918 में इस प्रस्ताव को प्रकाशित कर दिया गया। जो प्रस्ताव है, जो मसौदा है, वो 1918 में तैयार हो गया और उसको जो है प्रकाशित किया गया, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया कि ब्रिटिश सरकार जो है आपको ये अधिकार देगी। इसके बाद ये जो प्रस्ताव था, इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। देखो प्रकाशन कब हुआ था? 1918 में। घोषणा याद रखेंगे 20 अगस्त 1917। उसके बाद फिर मॉन्टेग्यू जो है भारत आता है, यहाँ के जो अधिकारी थे, वायसराय थे, दूसरे अधिकारी, सबके साथ विचार विमर्श करता है और 1918 में प्रस्ताव प्रकाशित हो जाता है और 1919 में ब्रिटेन की संसद में पारित भी हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आपसे काफी बार पूछा गया है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो 1919 के अधिनियम को। इससे पहले 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसको क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उस समय जो मिंटो था वो भारत का वायसराय था और मार्ले जो है भारत सचिव था। तो ध्यान रखना, ये दो में थोड़ा सा बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, जिस कारण भारत का तनावपूर्ण वातावरण थोड़े समय के लिए कम हुआ था। देखो ये जो इसका जब प्रकाशन किया गया
1918 में। तो भारत के लोगों ने देखा कि भाई उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, इस टाइप से इस प्रस्ताव इसमें लिखा गया था। तो भारत के लोगों को थोड़ा सा उम्मीद जगा कि कुछ होने वाला है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए था, क्योंकि फिर असली चीज पता चल गया कि ये लोग कोई उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाले हैं। पहले जैसा था उसी में थोड़ा सा सुधार करके ये लोग जो है लागू करेंगे। तो थोड़े समय के लिए सही शांत वातावरण शांत हुआ था, थोड़े समय के लिए। इसके बाद देखिएगा, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1921 में क्रियान्वित किया गया। देखो 1919 में ये पारित हुआ ब्रिटिश संसद से, लेकिन समय लगता है 1921 में जाकर के इसको क्रियान्वित किया गया, या फिर कहेंगे इसको 1921 में लागू किया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान अथवा प्रमुख विशेषताएं। काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें भी थी जो हमारे भारत के संवैधानिक विकास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये अधिनियम। मैंने दो भागों में बांटा है, केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए क्या कुछ इसमें प्रावधान किया गया था। तो 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार पहले के समान अनुत्तरदायी सरकार यथावत बनी रही। मतलब कि क्या बोल रहे थे ये लोग कि हम लोग जो है भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहला ही पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि 1919 के अधिनियम के तहत जो केंद्रीय सरकार थी ना, जो वायसराय होता था उसकी कार्यकारिणी परिषद, तो वो पहले के समान अनुत्तरदायी थी। मतलब उसका भारत के प्रति कोई भी उत्तरदायी नहीं बनता था। वो सीधे किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटिश संसद को, ब्रिटेन के ताज को, वो सीधा उसके प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब कि भारत में जो उत्तरदायी शासन की मांग हो रही थी, होम रूल हमको दे दो, होम रूल, स्वशासन, तो वो जो है इसमें पूरी नहीं की जाती है। देखो होम रूल का क्या मतलब था? मतलब कि भारत के किसी व्यक्ति को वायसराय या फिर गवर्नर जनरल ऐसा कुछ बना दिया जाता, और जो ब्रिटिश सरकार है उसके पास रक्षा वाले मामले होते, विदेशी मामले होते, संचार जैसे कुछ मामले होते, बाकी आंतरिक जितने भी मामले हैं उस पर भारत के लोगों का अधिकार हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ जो है यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन बोला कुछ कुछ ऐसा ही गया था। तो केंद्र में पहले जैसी स्थिति बनी रही। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती है केंद्र में भी जो मैं बताऊंगा आगे। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था। मतलब पहले के समान ही गवर्नर जनरल के पास असीमित अधिकार थे। केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता थी ना, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करना, जो मैं आगे बताऊंगा प्रांतीय व्यवस्थापिका के बारे में जब पढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। द्विसदनात्मक, इसका क्या मतलब है? अभी हमारा जो भारत में जो व्यवस्थापिका है वो कैसा है? द्विसदनात्मक है। राज्यसभा है और लोकसभा है, दो सदन है ना हमारे यहाँ, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और लोकसभा जो कि निम्न सदन है। तो वैसे ही 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक, मतलब कि दो सदन वाला बनाया गया। प्रथम सदन जो है राज्य परिषद होता था, प्रथम सदन राज्य परिषद, इसको उच्च सदन भी बोला जाता था। आज के राज्यसभा के समान होता था। ये कैसे होता था? आज जो राज्यसभा है ना उसके समान होता था राज्य परिषद। दूसरा होता था केंद्रीय विधानसभा, दूसरा बनाया गया केंद्रीय विधानसभा, और ये जो है निम्न सदन होता था। केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन होता था और ये आज के लोकसभा के समान होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा निम्न सदन, कौन सा उच्च सदन। जो राज्य परिषद है वो उच्च सदन और जो केंद्रीय विधानसभा है वो निम्न सदन। आगे बढ़ते हैं। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई। राज्य परिषद, देखो राज्य परिषद और अपना केंद्रीय विधान परिषद, तो जो राज्य परिषद है उसकी सदस्य संख्या 60 की गई, और जो केंद्रीय विधानसभा है उसकी संख्या कितनी की जाती है? 144। तो पहले हम लोग राज्य परिषद की बात करेंगे। तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या टोटल 60 निर्धारित की गई। ध्यान रखना है, पूछा गया है सब कुछ, जिसमें से ये जो 60 सदस्य हैं ना उनमें से 26 सदस्य गवर्नर जनरल, यहाँ मैं गवर्नर जनरल जहां भी लिखा होऊंगा ना उसका मतलब वायसराय है, ध्यान रखना, गवर्नर जनरल वायसराय।
इस वायसराय का जो पद था ना उसको 1858 के बाद वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल ये कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल मतलब वायसराय, तो जिसमें से 26 सदस्य, मतलब ये जो 60 सदस्य हैं ना उनमें से 26 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा 34 सदस्य निर्वाचित होंगे। मतलब जो 26 सदस्य है वो गवर्नर जनरल जो है अपने हिसाब से मनोनीत करेगा और 34 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे। अब देखिएगा जो वायसराय मतलब गवर्नर जनरल जिन 26 सदस्यों को मनोनीत करेगा उनमें से जो 19 सदस्य होंगे ना वो सरकारी सदस्य होंगे और 7 जो है गैर सरकारी सदस्य होंगे। सरकारी और गैर सरकारी का क्या मतलब है? सरकारी सदस्य मतलब ऐसे लोग जो सरकार के अंडर काम करते हों, और गैर सरकारी मतलब जो उस समय के जो नेता वगैरह थे, नेता टाइप के लोग, उनको जो है उसमें शामिल किया जाएगा। नेता हो गए या फिर कोई भी बहुत विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, तो वैसे लोग को गैर सरकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तो 26 सदस्यों में से 19 सदस्य सरकारी सदस्य और 7 जो है गैर सरकारी सदस्य होते थे। इसके बाद जो 34 सदस्य जो निर्वाचित होते थे ना उनमें देखिएगा किस तरह से उसका विभाजन हुआ था। 34 सदस्यों में से 20 सदस्य जो है साधारण चुनाव क्षेत्रों से, 34 में से 20 सदस्य साधारण चुनाव क्षेत्रों से और जो 10 सदस्य है वो मुस्लिम क्षेत्रों से। उसके बाद कितने हो गए? 30 हो गए ना। उसके बाद 3 जो है यूरोपियों द्वारा और 1 सिखों द्वारा चुना जाएगा। तो जो 34 निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में बटा हुआ था। पहला साधारण चुनाव क्षेत्रों से, साधारण चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत सब आते थे, जितने भी हिंदू वगैरह हैं वो सब उसमें आएंगे। हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जिनको आरक्षण नहीं मिला था वो सब उसमें आएंगे। बाकी जो 10 सदस्य हैं वो मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे। मुसलमानों को 1909 में पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था ना। उसके बाद फिर यूरोपियों को भी मिल जाता है, तो यूरोपियों को 3 स्थान, यूरोपियों को जो है इसमें 3 मिले और जो सिख है उनको 1 मिला। सिखों को भी निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र था। देखो भारत में ना 3 वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। एक मुसलमानों को, उसके बाद यूरोपियों को, उसके बाद किनको? सिखों को दिया गया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे चल करके ना जो अपने बाबा साहब अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, वो दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। मतलब कि यहां पर जो अलग अलग दिख रहा है ना, तो एक नाम और जुड़ जाता दलित, तो उससे एक तरह से बटने वाला काम हो जाता। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम बट गए ना, पाकिस्तान बन गया, और जो सिख थे वो लोग भी अलग पंजाब की मांग कर रहे थे, खालिस्तान आंदोलन चला था ना, तो वैसे ही फिर दलित लोग के साथ भी वैसे ही हो जाता। तो महात्मा गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर जी को समझाया कि इससे जो है हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा बट जाएंगे, हम आपको आरक्षण देते हैं लेकिन पृथक निर्वाचन की मांग आप छोड़ दीजिए। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दलितों को जो है मांग की गई थी पृथक निर्वाचन की, लेकिन उसको बाद में वापस ले लिया गया। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। टोटल 60 सदस्य जो है 26 और 34 में बटे हुए थे। 26 सदस्य मनोनीत सदस्य थे, 34 सदस्य निर्वाचित सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या। 2 सदन थे ना, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। इसको कभी कभी केंद्रीय परिषद भी बोला और लिखा जाता है, ध्यान रखना। केंद्रीय परिषद केंद्रीय विधानसभा के स्थान पर। देखिए केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 निर्धारित की गई और गवर्नर जनरल के साथ 145, कई स्थानों पर आपको 145 भी देखने को मिलेगा। केंद्रीय विधानसभा के 144 सदस्यों में से 40 सदस्य मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित होते थे। जैसे वहां पर 60 सदस्य थे ना राज्य परिषद में, तो राज्य परिषद के 60 सदस्य, 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित। तो वैसे ही केंद्रीय विधानसभा के जो 144 सदस्य थे उनमें से 40 सदस्य जो है मनोनीत होते थे और 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। अब इनका विभाजन भी देख लेते हैं 40 और 104 का। इनमें से जो 40 मनोनीत सदस्य थे ना, इनमें से 26 जो है सरकारी होते थे और 14 गैर सरकारी। वही पहले वाला सिस्टम, जो सरकारी सदस्य मतलब जो सरकार से जुड़े हुए हैं और गैर सरकारी मतलब बाहर के लोग। तो 26 और 14। उसके बाद देखिएगा 104 जो निर्वाचित सदस्य हैं, 104, इनका विभाजन किस तरह से हुआ है इसको अब हम लोग देखते हैं। तो 104 निर्वाचित सदस्यों में से जो 52 सदस्य होंगे ना वो साधारण निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे।
30 मुसलमान क्षेत्रों से। मतलब कि देखो मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा सीट दिया गया था। वो 60 में से 10 उधर मिल रहा था ना, इधर 104 में से 10 मिल रहा है। तो सॉरी, इधर 104 में से 30 मिल रहा है। तो मुसलमानों के लिए 30 स्थान सुरक्षित थे, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मुसलमान क्षेत्रों से। 2 जो है सिख क्षेत्र से। अब यहाँ एक आप ध्यान रखेंगे, मैंने कोष्टक में लिखा है सांप्रदायिक क्षेत्रों से 32 सदस्य। आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1919 में सांप्रदायिक क्षेत्र से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे, तो टोटल 32 क्षेत्र। इसमें आप यूरोपियों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि संप्रदाय के आधार पर सिखों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और मुसलमानों को भी। सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया, उसके बाद सिखों को दिया गया, ये आप ध्यान में रखना। तो मुसलमानों को 30 और सिखों को 2। उसके बाद 20 विशेष क्षेत्र। 20 विशेष क्षेत्र। अब ये जो 20 विशेष क्षेत्र है, विशेष निर्वाचन क्षेत्र, इसमें से जो 7 है ना, ये जमींदारों द्वारा। उसके बाद 9, ये 9 होना था, 1 मिनट, 9 होना है क्या? हाँ, 9 होना है। 9 जो है यूरोपियों द्वारा तथा 4 जो है भारतीयों द्वारा। 1 मिनट, इसको मैं टोटल कर लूँ क्या? थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा है। हाँ, ये ठीक है, ये ना 9 है। ये 7 सदस्य जो है जमींदारों द्वारा। जमींदारों को भी जो है 7 सदस्य चुनने का अधिकार था। उसके बाद 9 सदस्य जो है यूरोपियों को कितना? 9 सदस्य। और 4 सदस्य जो है भारतीय व्यापारिक समुदायों को, मतलब कि जो चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है उसके 4 सदस्य निर्वाचित होंगे। जो यूरोपियों को जो स्थान दिया गया था वो विशेष निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा विशेष निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत है और कौन सा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत। देखो, साधारण निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 52, जिसमें सब लोग आते थे। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुसलमान और सिख। उसके बाद विशेष निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ये जो जमींदार हो गए, यूरोपीय हो गए, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो व्यापारी लोग हैं वो। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था जो सरकार को निश्चित धनराशि कर के रूप में देते थे। मतलब जो उस समय टैक्स पटाते थे ना, जो टैक्स होल्डर थे, टैक्स पे करते थे, वो लोग जो है राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। उस समय आम जनता को वोट देने का अधिकार नहीं था। अभी क्या होता है, जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया वो मतदान कर सकता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। मुट्ठी भर लोगों को मतदान करने का अधिकार था। अधिकतर पढ़े लिखे लोगों को उस पर भी काफी सारी पाबंदियां होती थी, जैसे कि टैक्स देना पड़ता था। मतलब जो टैक्स दे रहा है वही वोट देगा, इस टाइप से। तो टैक्स देने वाली ही जो है राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। गवर्नर जनरल चाहे तो इससे पहले भी भंग कर सकता था। राज्य परिषद की बात कर रहा हूं मैं। राज्य परिषद में केवल पुरुष ही सदस्य बन सकते थे, ये भी आप ध्यान में रखना, केवल पुरुष ही बन सकते थे। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था इनका, लेकिन इसमें भी काफी सारी बंदिशें होती थी। बहुत कम लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। जमींदारों तथा भारतीय उद्योगपतियों के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया था। जो मैंने बताया ना, इसमें यूरोपियों को भी आप शामिल कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा, मुसलमानों, सिखों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली यूरोपीय, हालांकि यूरोपीय ऐसा कोई इन्होंने मांग नहीं किया था कि हमको संप्रदाय के आधार पर दो। अंग्रेजों ने अपने लोगों को सुविधा देने के लिए ये किया था, तो इसको ध्यान रखेंगे यूरोपियों को। बाकी मुसलमानों ने मांग किया, फिर सिखों ने बोला कि भाई हमको भी चाहिए, तो सिखों को भी दिया गया। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानसभा में दलित वर्ग, एंग्लो इंडियन तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को मनोनयन किए जाने की व्यवस्था की गई थी। मतलब इस वर्ग के ना, जो दलित वर्ग हो गए, एंग्लो इंडियन मतलब जो एनआरआई है ना, जो भारत से बाहर गए हुए थे फिर वापस आ गए, जैसे आज होते हैं एंग्लो इंडियन एनआरआई, तो उस टाइप के लोग हो गए। श्रमिक हो गए, इनके प्रतिनिधियों का मनोनीत किया जाता था। अगर इनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था तो इनको जो है मनोनीत किया जाता था। जैसे आज भी होता है ना, एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है, वैसे ही।
केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, लेकिन गवर्नर जनरल इससे पहले भी इसे विघटित कर सकता था। तो केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा ये 3 वर्ष का होता था, राज्य परिषद जो है 5 वर्ष का होता था। गवर्नर जनरल कार्यकाल को बढ़ा भी सकता था, मतलब जो गवर्नर जनरल है वो चाहे तो इसके कार्यकाल को बढ़ा भी सकता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका ब्रिटिश भारत के समस्त नागरिकों, स्थानों, न्यायालयों आदि के संबंध में कानून बना सकती थी। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है मतलब कि दोनों सदन, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा दोनों मिलकर के भारत के सभी नागरिकों, सभी क्षेत्रों के लिए कानून बना सकते थे। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे, स्वतंत्र प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे और बजट को अस्वीकार कर सकते थे। लेकिन बजट के मामले में ना अभी भी बजट का 75% हिस्सा व्यवस्थापिका के सदस्यों की सहमति के बिना पारित किया जा सकता था। मतलब ये लोग बजट को अस्वीकार कर सकते थे कि भाई हमको जो है बजट स्वीकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, उसको इतना अधिकार था कि वो जो है इनके परमिशन के बिना 75% भाग को पारित कर सकता था। मतलब अधिकार दिए गए काफी कम। कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसे वित्त समिति अथवा सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त किया गया। जैसे आज भी होता है ना समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, वित्त समिति, इस टाइप से, तो उस समय भी होता था। इसमें अधिकतर अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के बाद जो भारतीय सदस्य निर्वाचित हो करके या फिर मनोनीत हो करके जाते थे व्यवस्थापिका में, तो उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाने लगा। तो ये कुछ अच्छी चीजें थी और कुछ बुरी चीजें भी थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रांतीय विधान परिषद के विषय में। प्रांतीय विधान परिषद 1919 के अधिवेशन की सबसे मुख्य विशेषता थी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत करना। देखो पूछा जाता है कि 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किया जाना, ये सबसे प्रमुख विशेषता थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता सर लियोनील कॉटिस थे। लियोनील कॉटिस, इसको फिर मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों को बताया जाता है, तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है इसको रखो इस टाइप से। इस व्यवस्था के आधार पर, मतलब ये जो द्वैध शासन व्यवस्था था प्रांतों में, ये कैसा था उसको देखिए। अब इस व्यवस्था के आधार पर प्रांतीय कार्यकारी परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया। जो प्रांतीय कार्यकारी परिषद थी ना, देखो क्या क्या होता है, एक व्यवस्थापिका होता है, एक कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका को ही कार्यकारी परिषद भी बोला जाता है। तो जो व्यवस्थापिका है उसमें वो जो सदन वदन वाले होंगे, सांसद, विधायक, वो लोग जो है व्यवस्थापिका में। कार्यपालिका या फिर कार्यकारी परिषद में उसमें मंत्री लोग होते हैं। तो अब देखिएगा क्या बोल रहा है, इस व्यवस्था के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया। किन भागों में, तो पहले भाग में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद। देखो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद ये बहुत पहले से चला आ रहा है। 1861 में गवर्नरों के कार्यकारिणी परिषद गठित किया गया था ना, काफी पहले से। गवर्नर जो प्रांतों के गवर्नर थे उसका भी एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करता था काफी पहले से। तो यहां पर क्या किया गया, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में बांटने के तहत पहले भाग में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य होते थे। पहले भाग में गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, दूसरे भाग में गवर्नर तथा उसके मंत्रीगण भी इस समय नियुक्त किए गए। जो प्रांतों में जो विधानसभा होती थी उसी से कुछ को मंत्री होते थे। तो यहां पर 2 भाग में बांट दिया गया। एक में गवर्नर होता था और उसकी कार्यकारिणी परिषद, दूसरे में गवर्नर और उसके मंत्रीगण। मतलब कि दोनों में गवर्नर है, लेकिन एक तरफ गवर्नर के साथ कार्यकारिणी परिषद, और उस कार्यकारिणी परिषद के सदस्य कौन है, अधिकतर अंग्रेज हैं या कोई भारतीय है भी, तो उस भारतीयों को अंग्रेजों ने ही नियुक्त किया, वो अंग्रेजों के टाइप के हैं। तो जो गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद जिधर है ना, उस तरफ अधिकतर अच्छे वाले जो महत्वपूर्ण विभाग होंगे ना, वो उस तरफ होंगे, जबकि गवर्नर और मंत्रीगण जिस तरफ है उस तरफ थोड़े से हल्के फुल्के काम वाले। अभी मैं बताऊंगा आगे। तो ये विभाजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। तो देखिए पहले क्या किया गया, जो कार्यकारिणी परिषद है उसको दो भागों में बांटा गया, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद। उसके बाद दूसरा गवर्नर और उसके मंत्रीगण। दूसरा चीज क्या किया गया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम आरक्षित विषय, दूसरा जो है हस्तांतरित विषय। दीपक भाई आरक्षित विषयों में ये क्या हो गया, दीपक भाई कहाँ से आ गए जी, ये कुछ मिस्टेक हो गया। ये यहाँ नहीं होना था। देखिए आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय थे, आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे कानून व्यवस्था हो गया, कानून एवं व्यवस्था, वित्त हो गया, भू राजस्व हो गया, सिंचाई हो गया, खनिज संसाधन, जितने भी ज्यादा पैसा वाला है ना वो सब आरक्षित विषय में थे। उसके बाद जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा आबकारी आदि सम्मिलित थे। मतलब जो जन सेवा टाइप का जो काम था ना वो किसमें था, हस्तांतरित विषय। अब आप लोग आराम से समझ सकते हो कि आरक्षित विषय किसके पास होगा और हस्तांतरित विषय किसके पास होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए जरा कि आरक्षित विषय किसके पास हो सकता है और हस्तांतरित किसके पास हो सकता है। वो जो मैंने बताया था ना, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद और गवर्नर और उसके मंत्रीगण, मंत्री अधिकतर भारतीय होते थे। तो बताइए आप लोग आरक्षित विषय किसके पास होंगे और हस्तांतरित विषय किसके पास होंगे। अब देखिएगा, आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था। मतलब कि जो गवर्नर और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी, प्रांतीय कार्यकारी परिषद को दो भागों में बांटा गया, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद। तो जो आरक्षित विषय थे, जहां पर पैसा वाला मामला था ना, पैसे वाले विभाग थे, वित्त हो गया, खनिज हो गया, राजस्व हो गया, ये सब जो है आरक्षित विषय में थे। तो आरक्षित विषय पर किसका अधिकार था, गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद का। तो जो कार्यकारी परिषद की सलाह पर गवर्नर इन सब विषयों पर काम करेगा। वहीं पर हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करता था। जो जनसेवा वाला काम था ना वो किसके जिम्मे था, गवर्नर और भारतीय मंत्रियों के जिम्मे था। गवर्नर एक ही होता था, ध्यान रखना, गवर्नर एक ही होता था। उस पर देखिएगा, मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दी तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता था। जैसे आज भी होता है ना, जो मंत्रीगण होते हैं, प्रधानमंत्री सब, तो ये व्यवस्थापिका जो लोकसभा राज्यसभा उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वहां पर अगर वो व्यवस्थापिका इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। तो ऐसा ही जो है इसमें भी व्यवस्था किया गया। देखो अभी जो सिस्टम है ना ये सब वहीं से निकला है। मतलब अभी हमारे देश में जो भी सिस्टम है, जो भी व्यवस्था है, वो इन्हीं सब चीजों से निकला है। आगे देखते हैं, जबकि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। देखो गवर्नर के जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे ना, एक तो भाई उनके पास अच्छे अच्छे विषय थे, जो काम करने लायक विषय थे, जिसमें पैसा ज्यादा था, वो विषय जो है गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद के पास थे। और जो हल्के फुल्के विषय, जन सेवा वाला जो काम था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किसके पास था, गवर्नर और उसके भारतीय मंत्रीगण ये करते थे। तो उनको जो है, जो मंत्रीगण थे, भारतीय मंत्रीगण, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। कभी भी व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव ला दे तो सबको त्यागपत्र देना पड़ सकता था। जबकि गवर्नर के कार्यकारी परिषद के सदस्यों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो है निश्चित समय के लिए नियुक्त होते थे, मनोनीत होते थे। उसके बाद देखिएगा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। मतलब कि कभी भी अगर सरकार को लगे कि किसी प्रांत में संवैधानिक तंत्र ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वहां पर जो व्यवस्थापिका होगी उसको भंग कर दी जाएगी और जो गवर्नर है वो अकेला वहां पर शासन करेगा। जैसे आज भी होता है ना राष्ट्रपति शासन, कुछ कुछ उस टाइप से। आवश्यकता पड़ने पर भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। देखो जो भारत का जो वायसराय होगा और जो भारत का भारत सचिव है वो किसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता था, जिसमें पैसा है,
जो आरक्षित विषय है उसी में वित्त वाला मामला उसी में है, उसी में राजस्व वाला मामला है, पैसा वाला सारा मामला, जो अच्छे अच्छे मामले हैं ना, जो ज्यादा पावरफुल वाले जो मामले हैं वो आरक्षित विषयों में है। तो गवर्नर जनरल भारत सचिव उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार उनको दिया गया। लेकिन जो जनसेवा वाला, मतलब कि प्रांतों में शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, कृषि की दशा को उन्नत करना, भारत में उद्योग धंधों को विकसित करना, ये सारे काम, जनसेवा वाले काम, ये भारतीय मंत्रियों के सुपुर्द थे। और जो गवर्नर जनरल था, भारत सचिव था, उसको इन सब कामों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। भाई वो इस काम में हस्तक्षेप करके क्या कर लेगा बताओ? भारत में कौन सा उसको शिक्षा व्यवस्था सुधारना है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना है, कृषि की दशा को सुधारना है, भारत के उद्योग धंधे को तो वो लोग चौपट कर रहे थे। तो यहां पर वो लोग काहे को उद्योग धंधे लगाने के लिए काम करेंगे? तो ये भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो आरक्षित विषयों पर हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, या जानबूझकर बनाया ही नहीं गया। भारत के लोग जाने, वहीं के मंत्री लोग जाने, ये वो लोग कर दिए होंगे। इसके बाद देखिएगा 13वां नंबर, इस अधिनियम द्वारा भारत के 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% हो गई। जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका, वैसे यहां पर एक ही सदन हुआ करता था, प्रांत में एक ही सदन, केंद्र में 2 सदन हुआ करता था। जैसे अभी है ना, अभी केंद्र में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। वहीं राज्यों में एक ही सदन होता है, विधानसभा। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होता है, लेकिन वो कुछ ही राज्यों में। तो उस समय भी 8 प्रांतों में जो है विधान परिषद स्थापित किए गए, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की स्थापना की गई 8 प्रांतों में। ध्यान रखेंगे, एक ही सदन वाला। उसके बाद देखिएगा, प्रांतीय विधान परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता था। प्रांतीय विधान परिषदों का कार्यकाल 3 वर्ष था, लेकिन गवर्नर जनरल इसे बढ़ा अथवा घटा सकता था। प्रांतीय विधानसभा के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर नया निर्वाचन आवश्यक होता था। प्रांतीय विधान परिषदों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून बनाने तथा बजट पारित करने का अधिकार होता था। मतलब जो प्रांतीय विधान परिषद है वो अपने प्रांत के लिए कानून वगैरह बना सकते थे। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, गिनी चुनी महिलाओं को, जो अधिकतर पढ़ी लिखी होती थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य थी। गवर्नर को प्रस्तावों को स्वीकार करने अथवा अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता था। देखो क्या बोल रहा है कि जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है वहां पर कोई भी सदस्य जो है कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता था, उसमें वो लोग बहस वहस करके उसको पारित कर सकते थे। व्यवस्थापिका से, जो विधानसभा है वहां से पारित कर सकते थे, लेकिन उसको जो है गवर्नर के पास जाएगा, जो प्रांत का जो गवर्नर होगा वो हस्ताक्षर करेगा, तभी वो कानून बनेगा, अध्यादेश पारित होगा। अब जो गवर्नर है उसको पारित करे या न करे उसके ऊपर होता है। आज भी सेम यही होता है। अब गवर्नर के जो सहमति है वो अनिवार्य होती थी, आज भी ऐसे ये सेम वैसे ही। और गवर्नर को प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। गवर्नर चाहे तो उसको स्वीकार करे और वो नहीं भी कर सकता था, वो जो है अपना अध्यादेश भी जारी कर सकता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु गवर्नर आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी इसे पास कर सकता था। मतलब जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका में होता था ना, वो बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगा तो जो प्रांत का जो गवर्नर है वो व्यवस्थापिका के सहमति के बिना भी बजट को पारित कर सकता है। सदस्यों को बहस करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषद की संज्ञा दी गई। तो ये प्रांतीय विधानसभा के अंतर्गत, ध्यान रखना, जो 1919 का जो अधिनियम था इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू किया जाना। द्वैध शासन क्या था? तो वही जो मैंने शुरू में बताया कि जो
जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद थी उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, दूसरा गवर्नर और उसके भारतीय मंत्रीगण। तो इसमें जो आरक्षित विषय थे, जो महत्वपूर्ण विभाग, वो किनके पास थे? गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के पास थे, जिनका किसी के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं बनता था। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे, जो अधिकतर सेवा वाले जो विषय थे, भारत का विकास जिस पे डिपेंड करता था, वैसे वाली जो चीजें हैं वो भारतीय मंत्रीगण और गवर्नर के पास हुआ करते थे। और ये हुआ तो ये जो है क्या है? द्वैत शासन, मतलब कि प्रांतों में दो तरह का बन गया है, अलग अलग विषयों को बांट दिया गया। भारतीयों को जो है सेवा वाला चीज दे दिया गया, और जो अंग्रेज है उन्होंने जो है अच्छे पैसे वाली चीजों को अपने पास रख लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कुछ अलग अलग चीजें देख लेते हैं। विषयों को पहली बार दो भागों में बांट दिया गया, प्रथम केंद्रीय तथा प्रांतीय। जो विषय है ना, मतलब जो विषय मतलब क्या, जो काम के जो विषय है, जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं, उसको दो भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में 3 भारतीय नियुक्त किए गए और उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग विभाग सौंप दिया गया। मतलब देखिए क्या बोल रहा है कि जो गवर्नर जनरल मतलब वायसराय की जो परिषद थी ना, कार्यकारिणी परिषद, देखो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गवर्नर जनरल की परिषद। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 4 था, फिर 3 हुआ, फिर से वो 4 हुआ, फिर से 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, और अब जाकर के कितना हुआ? 8 सदस्य। और इन 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य किया गया। और ये जो 3 सदस्य भारतीय होंगे, इनको कौन से अधिकार दिए गए, कौन से विभाग सौंपे गए? विधि, जो कानून वाले मामले हैं वो सौंपे गए, शिक्षा सौंपा गया, श्रम सौंपा गया, स्वास्थ्य सौंपा गया तथा उद्योग विभाग इनको सौंपा गया। जैसे प्रांतों में था ना, जो भारतीय मंत्रीगण थे उनको जिस टाइप से दिया गया था, वैसे ही गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को यह विभाग दिया गया। प्रांतों में आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। प्रांतों का जो आरक्षित विषय था उसमें गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकता था, ये मैंने बताया पीछे। गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार था। मतलब जो व्यवस्थापिका या फिर प्रांत कोई अगर मांग प्रस्तुत करते हैं तो उस पर यह कटौती कर सकता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था। मतलब जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसके द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव, केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब कि जो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, इसके द्वारा जो भी प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे उन पर ये जो है उन प्रस्तावों को पारित करके अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। भारत राज्य सचिव का वेतन अंग्रेजी राजस्व से देना निर्धारित किया गया। इससे पूर्व यह वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो इसके लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने काफ़ी पहले से मांग की थी कि जो भारत सचिव है उसका जो वेतन है, उसके ऑफिस का जो भी खर्चा है, क्योंकि भारत सचिव अकेला थोड़ा ही था, उसकी एक अलग से परिषद थी जिसमें 15 सदस्य होते थे। बहुत बड़ा उसका ऑफिस हुआ करता था लंदन में। उस पूरे ऑफिस का खर्चा, उसमें स्टाफ, बाबू, क्लर्क, चपरासी, तो वो सारा खर्चा जो है भारत के खजाने से जाता था, भारत के राजस्व से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से इसके खिलाफ बोल रही थी कि ये जो इसका जो पूरा जो खर्चा है वो ब्रिटिश सरकार दे। तो इसमें जो है भारत राज्य सचिव का जो पूरा खर्चा है, वेतन वगैरह सब कुछ अंग्रेजी राजस्व से देना तय हुआ। सॉरी। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। मतलब भारत राज्य सचिव के वेतन को वहां से दिया गया अंग्रेजी खजाने से, लेकिन अब जो है भारत में एक और नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम दिया गया भारतीय उच्च आयुक्त, भारतीय उच्चायुक्त। तो इसका जो वेतन है भारतीय राजकोष से दिया जाना तय किया गया। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। वो इसलिए कि ये जो प्रावधान किया गया है ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए। तो इसमें ये प्रावधान भी किया गया और इसी के तहत ना बाद में 1927 में वो गठित किया गया था ना साइमन कमीशन, साइमन आयोग। बाद में फिर वो नारे लगे थे ना, साइमन गो बैक। तो वो इसमें प्रावधान बना दिया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक कमेटी, एक
आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन ये नहीं था कि साइमन कमीशन बनेगा। वो तो साइमन उसका हेड था, तो उसके नाम पे उसको साइमन कमीशन बोला गया। लेकिन ये जो है इसी अधिनियम में बोल दिया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा जो जांच पड़ताल करेगा कि ये जो अधिनियम है, इसके जो प्रावधान है, ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जांचने के लिए। तो बस इतने ही है इस अधिनियम के जो भी प्रावधान है या फिर विशेषताएं कह लो। तो इससे भारतीयों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जैसा कि वो लोग आंदोलन कर रहे थे, होम रूल आंदोलन और भी अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा था। स्वराज की मांग की जा रही थी। स्वराज मतलब डोमिनियन स्टेट। क्या होगा उसमें, जो भारतीयों को स्वशासन मिल जाएगा। भारत के लोग जो हैं किसी एक को गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल कुछ बना दिया जाएगा, वायसराय टाइप का पद, लेकिन उनके ऊपर जो है अंग्रेजों का छत्र छाया बना रहेगा। अंग्रेज जो है भारत का जो रक्षा मामले हो गया, विदेशी मामले हो गए, संचार वाले मामले हो गए, ये सब अंग्रेजों के पास होंगे, लेकिन बाकी जितने भी मामले हैं वो सब जो है भारतीयों के पास होंगे। भारत के लोग जो है अपने लिए खुद कानून बनाएंगे, खुद शासन करेंगे, इस टाइप से। जैसे कि उस समय कनाडा में होता था, ऑस्ट्रेलिया में होता था, साउथ अफ्रीका में होता था, न्यूजीलैंड में होता था। मतलब वहाँ पर वहाँ की जो सरकार है उसके ऊपर जो है इंग्लैंड का नियंत्रण होता था। तो कुछ कुछ वैसे ही शासन की मांग किया जा रहा था होम रूल के जरिए, तो वो भी नहीं दिया गया। हालांकि ये चीज भी थोड़ा सा बुरा ही था। महात्मा गांधी जी ने इस टाइप के शासन को स्वीकार नहीं किया था कि हम जो है होम रूल के, मतलब गांधी जी ने होम रूल का समर्थन नहीं किया था। आगे चल करके फिर क्या नारा लगाया गया, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधे जाएं, हम लोग यहाँ अपना शासन कर सकते हैं। तो ये था 1919 का अधिनियम, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं, आप लोगों के जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।